हम आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ की खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं जिनके चेहरे से आप परिचित हैं, जिनकी बातों से परिचित हैं। लेखक हैं, समीक्षक हैं, साहित्यकार हैं, टिप्पणीकार हैं और टेलीविजन पर अक्सर आते रहते हैं लोगों की तरफ से, आम आदमी की तरफ से। निशांत वर्मा जी, निशांत वर्मा जी, आपका स्वागत है। मैं कल रात से बहुत परेशान हूं और आपने जो झंडा लगा रखा है ये मुझे कल रात से बहुत परेशान कर रहा है और उस परेशानी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता वो परेशानी खाली मेरे अकेले की है, वो परेशानी पूरी राजनीति की है, वो परेशानी किस चीज की है, व्यवस्था की है, विचार की है। हम आज 73वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, पर हम ये वर्षगांठ किस खुशी में मना रहे हैं? हमने आजादी के समय जो आजादी के आंदोलन के सिपाही थे, उसके नेता थे, उनके विचारों को पढ़ा, उनके भाषणों को सुना, उनकी लिखी हुई बातें अभी हर जगह उपलब्ध हैं। क्यों आजादी की लड़ाई हुई थी और आजादी की लड़ाई के बाद वो सपने, जिन सपनों पर देश को चलना चाहिए था, देश चला, ठिठका, रुका, फिर चला, फिर रुका, फिर कहीं से उसने रास्ता बदल दिया और आज कहां पर हम पहुंचे हैं। क्या इन 73 सालों में हमने जो पाया उसका कोई मोल है, नहीं है? ये मेरे मन में कल रात से बहुत ज्यादा उफान आ रहा था। और जब मैं सोच रहा था कि रात के 12:05 के ऊपर जब जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे होंगे संसद के केंद्रीय कक्ष में कि दुनिया सो रही है और हम जाग रहे हैं, आजादी का सवेरा उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो सारी बातें कहाँ चली गई? तो मैं चाहता हूं कि आजादी के 73 साल का एक लेखा जोखा कभी तो होना चाहिए। मैं सवेरे से देख रहा हूं कहीं लेखा जोखा नहीं हो रहा है, मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कहीं लेखा जोखा नहीं है। निशांत वर्मा जी इसके एक सार्थक व्यक्ति हैं जिनके साथ इस विषय के ऊपर बातचीत भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है। और मैं इसलिए अब निशांत जी को आमंत्रित करता हूं कि मेरी इन उलझनों के ऊपर उनके कोई विचार हैं या वो एक लाइन में इसको खारिज कर देंगे कि ये बेवकूफी की बात सोच रहे हैं। आप डॉक्टर को दिखाइए। धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जय हिंद जय भारत। और मुझे वो दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता तुल्य रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो उनके लिए यही कहा गया है कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आपकी व्यथा उलझन संतोष जी सिर्फ आपकी नहीं है। कई दिनों से 15 अगस्त आने से पहले बहुत सारे लोगों को ये उलझन है कि क्या हम सच में आजाद हैं? क्या इस देश की आजादी जो 15 अगस्त 1947 की तारीख को स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, क्या वो कायम है? क्या हकीकत में हमें आजादी मिली? तो मेरे ख्याल में बहुत सीधा बात समझने लायक है कि 15 अगस्त 1947 को भारत इंडिया का निर्माण हुआ, जो आज की तारीख में हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। उससे पहले 1947 में यूनियन ऑफ इंडिया बना और 1950 में रिपब्लिक हुआ जब संविधान लागू हुआ। हाँ, हजारों साल से इस जमीन पे बाशिंदे जो जीते आए, उनकी कहानियां अलग ही रही, कभी किसी के गुलाम, कभी किसी के अधीन। और इसका ये मतलब नहीं कि बाहर से आने वालों का, खुद हमारे देश में जो रजवाड़े रहे वो भी हमें गुलाम रखे, बाहर से आने वालों ने गुलाम रखा, और लास्ट में अंग्रेजों का सबको पता। 1947 में इस पूरी सिस्टम जो चलती चली आ रही थी गुलामी, उस पूरी गुलामी के सिस्टम से हमको आजादी मिली। चाहे वो रजवाड़ों का हो, चाहे वो आक्रांताओं का हो, चाहे वो अंग्रेजों का हो, चाहे किसी का भी, एक भारत का निर्माण हुआ। फाइनली एक देश हमें मिला और उसके पश्चात जो होता आया है
वो है देश निर्माण। देश निर्माण कभी नहीं रुका। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय जो पहले प्रधानमंत्री रहे से लेकर के आज की तारीख तक देश निर्माण होता आया है, चलता आया है। इसमें दो बातें खास हैं संतोष। देश निर्माण की गति ये अलग अलग समय पे बदलती रही। कभी इसने देश के लोगों के प्रति जागरूक नेताओं ने जिस तरीके की गति इस देश में डेवलपमेंट जिसे हमें कहते हैं उसको दी, उसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन मैं मानता हूं निशान जी एक मिनट। मुझे ये लगता है कि हम अपना जो आज का बही खाता है 47 से लेके आज तक का, वो एक ही बातचीत के ऊपर हम निर्भर अगर रहें या उसको उस दिशा में रखें तो ज्यादा अच्छा है। मित्र, वो खाका है कि जो आजादी का सपना जिसलिए देखा गया था कि हमको आजादी चाहिए, हर आदमी की हिस्सेदारी आजादी में हो, हर एक हाथ को काम मिले, जो सामान्य चीजें हैं, पेट को रोटी मिले, सब सुखी हों, आपस में मनभेद न हो, मतभेद न हो, झगड़े न हो, जो मोटे तौर पर आजादी के समय देखा गया था। घी दूध की नदियां बहेंगी, ये सब रूपक हैं, मुहावरे हैं। पर जो चीज चाहिए थी हम लोगों ने, क्या उस चीज को देश के नायक जिनको हमने बनाया, जितने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समझा नहीं। जनता ने अपने दबाव की शक्ति, जिस दबाव की शक्ति से उसने आजादी ली, मुझे लगता है जनता वो ताकत भूल गई। और प्रधानमंत्रियों में भी हमको सोचना पड़ेगा एक एक के बारे में कि प्रधानमंत्री उस उद्देश्य को कहां से उन्होंने भूलना शुरू कर दिया, आजादी के उद्देश्यों को। तो क्या हम आजादी के प्रति, मुझे लगता है कि जो ईमानदारी होनी चाहिए वो हमारी पूरी राजनीति में कहीं गायब हो गई है। और वो जो उसका गायब होना देश के लिए बहुत दुखद है। वो संवेदना, वो लड़ने का जज्बा, वो लोगों के बीच में अपने विश्वास को पैदा करने का मादा, ये सब हम कहीं भूलते चले गए। इसलिए मैं जिस चर्चा को करना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पे हम बातचीत करें और हम ये देखें कि क्या मतलब वो जो सिरा कहाँ छूट गया, सुई में से, धागे में से सुई निकल गई और वो सिरा है कहाँ, खाली सुई हाथ में है, जो कभी दोस्त को चुभोते हैं, कभी दुश्मन को चुभोते हैं, कभी अपनी आंख में चुभोते हैं, एक बंदर की तरह हो गए हैं। संतोष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि 1947 आजादी से लेकर के 1970 का जो दशक आया शुरुआत कर, अगर तब तक की हम राजनीति देखें, सन 50 के दशक की, 60 के दशक की, यहाँ तक के बिगिनिंग ऑफ 70s की, तो उसमें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, देश निर्माण के लिए काम हो रहे थे। अर्थात जब देश बना, देश के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रीज लगाना है, लोगों को साथ लाना है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी नौकरी देना है, निर्भर बनाना है लोगों को खुद के हाथों और पैरों पे, कि अपने आप अपने और परिवार का जीवन व्यतीत करें। ये पहले के 25 साल जो हमारी आजादी के बाद के आए, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय के जो नेतागण थे, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, चाहे प्रतिपक्ष के हों, पक्ष के हों, उन्होंने इस चीज को समझा कि देश निर्माण यदि नहीं होगा तो हम इस जमीन पे अच्छी राजनीति और भविष्य लोगों को नहीं दे पाएंगे। अर्थात पहले 25 सालों के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से तत्कालीन भारत सरकारों ने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी की रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की रही हो, चाहे वो इंदिरा जी की रही हो, इन लोगों ने किस तरीके से प्रो पीपल पॉलिसीज, जो कि लोगों के प्रति की पॉलिसीज जो होती हैं, उनको लागू किया। और उस हिसाब से आप देखें तो सरकार ने खुद की रेवेन्यू अर्न करना शुरू किया, इस तरीके की कंपनियां बनाई। ये मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि जब सरकारें खुद कमाने लगती हैं तो फिर वो लोगों का भरण पोषण, पालन पोषण करना शुरू कर पाती हैं। एजुकेशन, स्वास्थ्य इत्यादि की तरफ ध्यान दे पाना उस समय की शुरुआत थी। लेकिन हम ये भी ना भूलें कि ये वही समय था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के हालात थे, तो सेना पे जो खर्च, सेना के जो मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर जो खर्च होना था, चाहे वो पाकिस्तान के तरफ से आती हुई गलत नीतियां हो या चीन की तरफ से आता दबाव हो, अर्थात उस समय की सरकारें ये तीनों चीजें चला रही थी। सही प्रो पीपल पॉलिसी, साथ में लोगों के उत्थान के लिए कार्य, और अपने दुश्मनों का
पूरी की पूरी तरह सफाया करने की कोशिश। इन सब चीजों के चलते जो उस समय की सरकारों की नीतियां थी, इससे एक बल मिला पूरे के पूरे देश को। आगे बढ़ के देखें तो जैसा आपने सवाल किया, कहां सिरा छूट गया, कहां इस तरीके की बातों को लोग या राजनीतिक लोग भूल गए, और यहां तक के प्रधानमंत्री लेवल तक के। हमको इस बात को इस तरह समझना पड़ेगा कि 1970 के दशक की शुरुआत में जब, और मैं नाम लेके कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी की सफलताएं जो रही इस देश को बनाने के लिए, तो जो विपक्षी दल उस समय के हुआ करते थे, उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखी। अर्थात उन्हें एक प्लान बी बनाना पड़ा, और वो प्लान बी था जैसे कि छात्र आंदोलन या धार्मिक उन्माद पैदा करना। अगर आप और हम जिस तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से 1970 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के पश्चात जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए नॉन कांग्रेसी पार्टियों ने जिस तरीके से इस देश के अंदर उन्माद फैलाया, तो उससे एक होड़ लगी सत्ता पाने की। और उसका आप देख सकते हैं कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी उसके मूल कारण क्या है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरीके के छात्र आंदोलन, जिस तरीके के देश को तोड़ने के अलग आंदोलन शुरू हो गए थे, तो उसका जो असर भारत सरकार पे पड़ा, उसके बाद मैं आपसे यहाँ पर असहमत हूँ निशान जी। दो अलग अलग चीजें हैं आपने कही, जिसमें एक मूल चीज है कौन इसका इस्तेमाल करता है। एक तो धार्मिक उन्माद फैलाना और छात्र आंदोलन। उस समय के जितने छात्र आंदोलन थे वो सब उन सवालों को उठा रहे थे जिन सवालों को सरकार हल नहीं कर पा रही थी। मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार, छात्रों की शिक्षा, बेरोजगारी, ये सारे सवाल उस समय के छात्र आंदोलनों के थे और वो देश के सवाल थे। और उस निशान जी, छात्रों के आंदोलन से एक बड़ी चीज होती थी कि पूरी छात्र समुदाय में एक एक ट्रेनिंग होती थी कि भविष्य का नेता कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए। मैं आपको जानकारी दूं कि उस समय जितने भी संगठन थे, विद्यार्थी परिषद तक, यूथ कांग्रेस तक, समाजवादी युवजन सभा तक, एआईएसएफ तक, इनके कैंप होते थे जिनमें ये चर्चा होती थी कि हमारा विचार कहाँ पर मजबूत है और सामने का वाले का विचार, जो दूसरे विचारधारा वाले लोग हैं, वो कहाँ पर कमजोर है। इसलिए मैं आपकी इस राय से असहमत हूं कि वो देश तोड़ने वाले आंदोलन थे। मेरा मानना है छात्रों के जितने आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के मुद्दे आप देखें और जिस तरह से छात्र उसमें इन्वॉल्व होते थे, वो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, इन सारी चीजों को सम्मिलित करके होते थे और ये मुद्दे देश तोड़ने वाले नहीं है। इसलिए माफ कीजिएगा, मैं आपसे सहमत हूं इस पहले पे। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश के अंदर छात्र आंदोलन देश तोड़ने वाले नहीं होते, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं हाईलाइट कर दूं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी कौन थे? वो एक छात्र आंदोलनकारी थे। मैंने इसीलिए 1970 के दशक की शुरुआत की बात करी, पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध के बाद की बात करी। 1973 से लेकर के 1974 तक जो छात्र आंदोलन के तौर पे चलने चाहिए थे, उन्हें छत्र छाया मिली बड़े बड़े कद्दावर विपक्षी नेताओं की, जैसे कि मोरारजी देसाई, जिन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र आंदोलन, जो कि बहुत छोटी पर महत्वपूर्ण बातों पे थे, जैसे कि फीस, कैंटीन के खर्च इत्यादि, उसके लिए मोरारजी देसाई जी ने उस आंदोलन का समर्थन किया। उसी तरह से बिहार में जब ये बात पहुंची पटना में, तो जयप्रकाश नारायण जी ने समर्थन किया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, ना तो मोरारजी देसाई जी और ना ही जयप्रकाश नारायण जी ऐसा चाहते होंगे कि भारत सरकार के विरुद्ध ऐसी सरकार विरोधी गतिविधियां हो या देश विरोधी गतिविधियां हो, क्योंकि वो बड़े नेता थे। लेकिन जो सेकंड लाइन के छात्र नेता रहे, जैसे कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जैसे कि और कई सारे हैं, रविशंकर प्रसाद हैं इत्यादि, इन लोगों ने, उस समय ये बड़े नाम नहीं थे, इन लोगों ने बड़े छत्र छाया में रह करके नीचे ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से आगजनी, देश में तोड़ फोड़, ये जो फैलाया, क्या इस चीज को मैं छात्र आंदोलन
मैं नहीं, इन इस दोनों चीज को को जानता हूँ। छात्र आंदोलन के आउटपुट से जोड़ो। नहीं, राइट, और मैं एक बात, आपको और एक मैं बात, और आपके एक बात, विश्लेषण और एक बात, विश्लेषण जो आप कर रहे हैं। अच्छा, आप पहले कह लीजिए, फिर मैं एक बात जवाब दूं, और क्योंकि कह मैं दूं। इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, जी, हाँ, आप सहमत ना हो, लेकिन मेरा विश्लेषण ये कहता है मैं कि इसका मैं क्योंकि इसका उस पहलू समय, आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जरूर, मैं एक बात और कह दूं इसको जोड़ करके, कि इसीलिए आज की तारीख में अगर आप देखें पिछले 10 सालों से, ना सही लेकिन कम से कम पिछले 5-6 सालों से, जो हमारा इस समय सरकारी डिस्पेंसेशन है जिस पार्टी का, वो छात्र आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देता। वो इसीलिए नहीं देता क्योंकि उन्हें पता है ये उनका इतिहास है, किस तरीके से छात्र आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी 70 के दशक में किया वो तो शुरुआत भर थी, लेकिन आज की तारीख में ये जो पॉलिटिकल लोग सरकार में बैठे हैं ये उसी का आउटपुट रहे हैं। ना सिर्फ धार्मिक उन्माद, लेकिन छात्र आंदोलन की छत्र छाया को इस्तेमाल करते हुए देश में उन्होंने जो किया, इसीलिए आज वो नहीं चाहेंगे कि छात्र अपनी बात रख सके, छात्र आंदोलन हो सके। और जब कभी भी पिछले कुछ सालों में हुआ है, आपने देखा कि किस तरीके से देश ने देखा कि छात्र आंदोलनों को कुचल दिया गया। मैं इस बात को लिंक हम कर रहा हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डंके की चोट पे, ये भाजपा, ये मोदी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी निठल्ली सरकार, ये किसी काम की नहीं सरकार, ये हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, ये मॉब लिंचिंग सरकार, हाँ, ये प्रभु राम को मार्केट करके वोट बटोरने वाली सरकार, ये मजदूरों की जान लेने वाली सरकार, ये लॉकडाउन में पूरे मिडिल क्लास को मारने वाली सरकार, ये 15 करोड़ जॉब लॉसेस 4 महीने में करने वाली सरकार, ये ITNs और IMs को पकौड़े तलने का एडवाइस देने वाली सरकार का आप लोग ऐसे ही बराबर विरोध करते रहिए। अंधभक्त ये 4-6 आते रहेंगे, इनकी कोई परवाह ना करिए। ये सब 75 पैसा इनको मिलता है कमेंट करने का, गाली करने का। ये सब सड़क छाप है, जिंदगी भर सड़क छाप रहेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं, वैसे ही जैसे इनके नेता हैं अनपढ़ गंवार। इन लोगों को गद्दी मिल गई है गलती से, तो राजभोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनकी तानाशाही। बड़े जल्दी ये लोग गिरेंगे, चिंता ना करिए, और वापस इस देश को बेहतर किया जाएगा। भले लोग आएंगे इस देश को संभालने, और फिर हम एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हमेशा रहेंगे इस देश के लिए लड़ने के लिए। और आप लोगों का सहयोग मिलते रहे, प्यार मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को और बढ़ाइए। अपने भाई बंधु, आस पास, पड़ोस, दोस्त, कलीग, सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। जितना चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, परिवार स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी मजबूत हमारी आवाज़ इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी निठल्ली सरकार के खिलाफ होगी। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आप इस चैनल को करेंगे उतनी मजबूत आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड जय हिंद।